हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड दिस विल बी ऑफिशियली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोडिंग फॉर प्लेसमेंट्स, दैट इज एरेज। तो हम पहले इसकी थ्योरी कवर करेंगे, देन वी विल जंप टू क्वेश्चंस। तो एरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरेज? आई मीन एरे क्या होता है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू हैव वॉच दी सी प्लस प्लस फंडामेंटल वीडियोस, तो उसमें आई टॉट यू अबाउट वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल्स क्या है? जैसे अगर आपको एक आईएनटी टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो क्या करोगे? आईएनटी आई, दिस व्हाट दिस विल डू, दिस विल मेमोरी, रिजर्व मेमोरी फॉर एन आईएनटी टाइप वेरिएबल, जितना भी साइज है, 2 बाइट 4 बाइट, और उसका नाम होगा आई। और कोई एक मेमोरी उसकी लोकेशन होगी, ओ एक्स समथिंग एबीसी, एक हाइपोथेटिकल एड्रेस ले लेते हैं। आई इक्वल्स टू 2 कर दिया, तो उसमें उसमें क्या, 2 वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक आई टाइप का वेरिएबल बना, एक वेरिएबल बना जो मतलब मेमोरी में रिजर्व हो गया, और वहां पे आपने वैल्यू स्टोर करा दी। अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल से सी आउट आई, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब सपोज एक सिचुएशन आती है आपके पास जहां पे आपको मल्टीपल मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर कराने हैं। तो इन दैट केस एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। डेटा स्ट्रक्चर, मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया, जो लोग नए हैं तो लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर देखो, 2 वर्ड से बना है। एक बहुत ही हल्की सी डेफिनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। 2 वर्ड, डेटा और स्ट्रक्चर से। तो डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कराने को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फिर आप ये बोलोगे कि भाई डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर क्यों कराना है ना? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं, टू स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपने स्टोर करा दिया। तो फिर अब आप पूछोगे वाई, वाई शुड बी स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर? तो देखो, किसी भी डेटा पे आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। एक तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो कि भाई उस डेटा को मैंने एक्सेस किया, रिट्रीव किया वहां से, मतलब रीड किया। तो डेटा एक्सेस करना है आपको, एक तो डेटा एक्सेस आप करोगे, है ना? डेटा को एक्सेस करना है। डेटा को मॉडिफाई करोगे, मतलब मॉडिफाई करने का भी आपको ऑप्शन होना चाहिए कि आप वहाँ डेटा पे गए, सपोज करो एक जगह गए, और वहाँ पे जो भी चीज पड़ी है, उसकी वैल्यू जो पड़ी है, उसको आपने मॉडिफाई करना है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करनी है ना। डेटा स्ट्रक्चर, तो ये रीड में आ जाएगा, रीड ऑपरेशन में। और ये इसको मॉडिफाई कह लो, मॉडिफाई में डिलीशन भी हो जाएगा, आप डिलीट भी करना चाहिए, तो फिर राइट में आ जाएगा ये। ठीक है, आपको रीड एंड राइट ऑपरेशन, दीज ऑपरेशन शुड बी डन, दीज शुड बी एफिशिएंट। एफिशिएंट का क्या मतलब हो गया? एफिशिएंट मतलब ये हो गया फास्ट होने चाहिए। ठीक है, तो फास्ट होने चाहिए। तो एक डेटा स्ट्रक्चर का, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आप डिजाइन करते हो, तो उसमें आपको रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, डेटा एक्सेस, डेटा मैनिपुलेशन, आपको ये सब, या फिर डेटा डिलीशन, या फिर डेटा, अगर आपको नया ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करना है, कई बार ये भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, न्यू डेटा इंसर्शन, या फिर इसमें एडिशन, डेटा को ऐड करना है, तो ये एक तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन हो गया। तो ये सारे जो ऑपरेशन है, इनको काफी एफिशिएंट बनाने का एम होता है कि ये फास्ट फास्ट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये ऑपरेशंस फास्ट होंगे तो आपका कोड जल्दी तेज रन करेगा। नहीं तो पता चला डेटा को रिट्रीव करने में इतना टाइम लग रहा है कि कोड स्लो डाउन हो गया, आपका सॉफ्टवेयर स्लो डाउन हो गया। अब इसकी एक एनालॉगी लो। जैसे आप सब ने, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू प्रिपेयर मैगी, राइट? मैगी तो लगभग सबको आता है। तो आप किचन में घुसे, तो अगर आप किचन में घुसे सपोज, और अगर वहां पे सब कुछ रैंडमली पड़ा हुआ है, तो आपको ये भी पता, नमक भी ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा आपको। पानी तो खैर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि मैगी कहाँ रखी हुई है, तो मैगी ढूंढने में टाइम लगेगा, नमक ढूंढने में टाइम लगेगा। फिर अगर आपको ये नहीं पता लाइटर कहाँ रखा हुआ है, तो लाइटर ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन हमारी जो मम्मी होती हैं,
मम्मियों को बहुत कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा किचन इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है कि उन्हें पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। वो हर चीज एकदम फास्ट एक्सेस करती हैं। उनको पता है नमक यहाँ रखा हुआ है, लाइटर यहाँ रखा हुआ है, पानी यहाँ से डाल दो, पतीला यहाँ रखा हुआ है, उसको गैस पे चढ़ा दो, बस सब कुछ हो गया खटखट। आप जिस काम के लिए 20 मिनट ले रहे हो वो काम 5 मिनट में करती है। क्यों? क्योंकि he know the organization of data there, he know the organization of all the elements. I mean he बोल रहा हूँ, she knows the organization of all the components very well, कि कि भाई कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो एक तरीके से क्या मैटर कर रहा है कि हाउ द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, तो वही डेटा में है, हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, इट कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कि कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो जो कि सपोज करो एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही रीड इंटेंसिव है। रीड इंटेंसिव इंटेंसिव मतलब उसमें रीड ऑपरेशंस ज्यादा है, राइट ऑपरेशंस कम है, और इंसर्शन ऑपरेशंस कम है, लेकिन रीड ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। तो वहां पे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जहां पे क्या, जो रीड ऑपरेशंस को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करता हो फास्ट वे में। राइट और इंसर्शन डिलीशन आपको टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा, क्योंकि वो कम ऑपरेशन है। वहीं अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे राइट ऑपरेशन ज्यादा है, रीड वीड बहुत कम होता है, तो फिर आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे जहाँ पे राइट फास्ट होता हो, लेकिन रीड और इंसर्शन डिलीशन ये सब पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो कोई एक डेटा स्ट्रक्चर वन साइज फिट ऑल नहीं है। हर एक सिचुएशन के हिसाब से एक आप नया डेटा स्ट्रक्चर उठाओगे और उस डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज करोगे। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन डेटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू कि डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, और कौन कि हर एक सिचुएशन के लिए हो सकता है एक अलग डेटा स्ट्रक्चर आपका बेटर बिहेव करे। तो सबसे पहले सबसे फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर जो आपको बना बनाया मिलता है, सी प्लस प्लस आपको प्रोवाइड करता है, वो है एरेज। अब एरे की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, एरे की डेफिनेशन क्या होती है। एरे डेफिनेशन, तो जिनको पता है, आई मीन जिनको पता है वो तो एरे को ऑलरेडी, ये सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जिनको नहीं पता उनके लिए ये डेफिनेशन है एरे की। तो एरे इज अ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, स्टोर्ड एट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वर्ड। कौन कौन से वर्ड आ गए इसमें? एक तो सेम टाइप, इनका टाइप सेम होना चाहिए, और कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है, कॉन्टिग्विटी या सेम टाइप, तो आप देखेंगे कि एरे का पूरा पर्पस आप मतलब अचीव ही नहीं कर पाओगे। आई मीन इट वोंट मेक सेंस एनीमोर। तो ये डेटा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो आपको आईएनटी टाइप के 10 ऑब्जेक्ट स्टोर कराने हैं, तो आप क्या करोगे, आईएनटी टाइप की एरे बनाओगे, ए डबल आर नाम की चलो एरे बना ली, जिसमें 10 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो ये 10। तो इसका मतलब क्या है कि 10 ऑब्जेक्ट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे एक के बाद एक स्टोर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। तो फिर यहाँ पे फिर यहाँ 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज है। अब एरे में इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस मतलब जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे होगा, जो दूसरा एलिमेंट वो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट 9 पे। ठीक है, तो इसका साइज सपोज करो साइज इज एन, एन इक्वल्स टू 10 है, ये 10 साइज की एरे। तो लास्ट इंडेक्स n-1 होगा, फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा, ये आपका नाम हो गया एरे। तो एरे कैसी दिखेगी? कि भाई एरे ऐसी दिखेगी कि जैसे सपोज पहले हमने क्या किया था, एक आईएनटी टाइप का वेरिएबल बनाया था जिसमें सिर्फ एक ब्लॉक रिजर्व हुआ था और उसमें कुछ वैल्यू पड़ी थी। अब इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स रिजर्व हुए हैं, कितने साइज के, 10 साइज के, और ये स्टैक पे इतनी मेमोरी आपकी रिजर्व होगी, और इसमें इंडेक्सेस 0 से लेके साइज -1 तक है। अब सपोज करो आपको रैंडम कोई एक्सेस करना हो, कि आपको फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है उसको एक्सेस करना है, तो क्या करोगे, सी आउट, मतलब सी आउट करना है, मतलब अगर आपको प्रिंट करना है एरे ऑफ, अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो मतलब एरे ऑफ 4 करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फिफ्थ एलिमेंट।
क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट है। अगर आपको सपोज करो nth एलिमेंट चाहिए तो एरे ऑफ n-1 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप उस इंडेक्स पे डायरेक्ट जंप करके आप वो एलिमेंट रिट्रीव कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेशन है ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम में है। तो एरे की यूएसपी क्या होगी? एरे की यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूएसपी ऑफ एरे क्या है? यूएसपी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन एक्सेस, ऑर्डर ऑफ वन एक्सेस, और जो रैंडम होने वाला है कि आप रैंडमली किसी भी पोजीशन पे ऑर्डर ऑफ वन टाइम में जंप कर सकते हो। तो अब बात ये आती है कि ये हो कैसे रहा है, आई मीन हाउ इज इट, आई मीन ये पीछे के बिहाइंड द सीन्स ये चल क्या रहा है। और एक चीज और है जो ध्यान देने वाली, काफी लोग जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं वो ये सवाल काफी वैलिड पूछ सकते हैं कि भाई इंडेक्सिंग हम ये जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, और एरे में ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड कराना क्यों है। तो आज हम एकदम स्क्रैच से इस एरे को पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों बनाया गया। पहली बात, जो पहला बंदा होगा जिसने ये आइडिया सोचा होगा उसने ऐसे ही क्यों बनाया। तो इसका जवाब जो है वो लाई करता है पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स कैसे, अभी मैंने C++ फंडामेंटल्स वाली सीरीज में एक पूरा वीडियो बनाया है पॉइंटर पे, ठीक है। तो पॉइंटर क्या होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे INTX लिखा, INTX, ठीक है। और इस इसका एड्रेस मैं एक वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ, तो INT*PTR इक्वल्स टू %x। तो x में x में सॉरी PTR में x का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। तो लेट मी अज्यूम x का साइज 2 बाइट है, ठीक है। तो ये x हो गया 2 बाइट का, ठीक है। x ये हो गया, लेट मी से x इधर लिख रहा हूँ, मैं ऊपर एड्रेस लिख देता हूँ, OXABC, ठीक है। और ये ब्लॉक 2 बाइट का है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इस मेमोरी का 2 बाइट मेमोरी का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, OXABC कहलाता है। तो अगर मैं PTR+1 करूं तो पॉइंटर कहाँ जाएगा? तो पॉइंटर का रूल है पॉइंटर अरिथमेटिक में कि अगर आप किसी पॉइंटर में एक ऐड करते हो तो वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जंप करता है। मतलब अगर ये INT टाइप का पॉइंटर है तो INT एक इसका जंप INT के साइज का होगा। मतलब अगर PTR यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ x सपोज, तो इसका अगला जंप यहाँ पे होगा, ना कि कहीं बीच में +1। जैसे INT मतलब अगर किसी डेसिमल वैल्यू में आप करते हो 2+1 क्या आता है 3, लेकिन पॉइंटर अरिथमेटिक ऐसे वर्क नहीं करता। इसमें डेसिमल वैल्यूज में 2+1 3 होता है, लेकिन पॉइंटर में क्या होगा, पॉइंटर +1 क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उस साइज का। मतलब ये जंप कितने साइज का लेता है, जिस टाइप का पॉइंटर है ये उसके साइज का। अगर ये फ्लोट टाइप सॉरी अगर ये कोई ऐसा लेते हैं जैसे ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होता, उसका साइज 1 है, ठीक है। तो ये क्या करता, ये एक एक साइज के जंप लेता। अगर ये डबल टाइप का पॉइंटर होता तो क्या, डबल का साइज कितना है, आई गेस 8 बाइट, तो ये 8 8 बाइट बाइट के जंप लेता, ठीक है। तो मतलब पॉइंटर कितने कितने साइज के जंप लेता है, जितना उसका टाइप है उतने उतने साइज के जंप लेता है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे PTR++ करूँ या PTR+1 करूँ तो दिस विल पॉइंट टू समवेयर हेयर। अगर फिर से PTR+2 कर दूं अगर, तो तो क्या होगा, दिस विल पॉइंट टू 2 जंप, मतलब 2 बाइट, ये 4 बाइट जंप कर जाएगा, ना कि 2 बाइट, ठीक है। +2 मतलब एक दो ब्लॉक, एक तरीके से ये 2 बाइट ये 2 बाइट। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। इस पे थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके देख लो अगर क्लियर ना हो कि पॉइंटर कैसे बिहेव करता है एडिशन पे। तो अब बात ये आती है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ कैसे यूज हो रही है। तो जब हम ये बोलते हैं कि पॉइंटर +1 इक्वल्स टू न्यू ब्लॉक, तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है किससे, ये एरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एरे का जो नाम होता है, जो एरे का नाम होता है वो इसके बेस एड्रेस पे बेस एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, नेम ऑफ द एरे इज इक्वलेंट टू व्हाट, बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग ब्लॉक्स एड्रेस, ठीक है।
बेस एड्रेस का एड्रेस होता है, बेस एड्रेस मतलब जो पहला ब्लॉक है उसका एड्रेस होता है। तो और अब एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब दूसरी चीज, नोटेशन ऑफ एरे, नोटेशन ऑफ एरे एलिमेंट्स। अब देखो एरे एलिमेंट्स की नोटेशन कैसे होती है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट रैंडमली इंडेक्स से एक्सेस करना है, जैसे आपको इंडेक्स 3 एक्सेस करना है, तो वो क्या होता है, एरे ऑफ 3। ठीक है, एरे ऑफ 3, राइट। ऐसे ही अगर आपको कोई एक्स इंडेक्स करना है एक्सेस, तो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ एक्स। तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, देखो इसका इक्विवेलेंट ये होता है एस्ट्रिक ऑफ एरे प्लस एक्स। ये इसको इस पे ध्यान देना। मतलब एरे क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंटर टू बेस या फर्स्ट एलिमेंट। और यहाँ पे ये क्या हो गया, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कितने जंप लेने हैं। तो अब देखो बेस एड्रेस प्लस एक्स बोला, अगर यहाँ पे इसको लें एस्ट्रिक एरे प्लस 3, तो बेस एड्रेस प्लस 3, बेस एड्रेस है आपका ये, ठीक है, बेस एड्रेस है आपका ये वेरी फर्स्ट जो पहला एलिमेंट है, इस पे प्लस 3 होगा तो एक जंप, दो जंप, तीन जंप। अब देखो थर्ड इंडेक्स के एकदम इनिशियल में पहुंच गए, एक तरीके से हम यहाँ पे पहुंच गए, इसको रीड करेगा। तो देखो डायरेक्टली हमने क्या किया है, तो यहाँ पे वाई इज इट वर्किंग, ये इसलिए वर्क करता है क्योंकि ये एक पॉइंटर है और इसमें प्लस 3 का मतलब तीन जंप लेगा। अब मैंने क्या बताया था पॉइंटर अरिथमेटिक में कि जंप जिस टाइप का पॉइंटर है उस टाइप उस टाइप का जो साइज है उस क्वांटम में जंप लेगा। ऐसे नहीं कि प्लस 3 मतलब उस एड्रेस में कुछ प्लस 3 का नहीं, जिस जो ब्लॉक ऑफ जो साइज ऑफ वन ब्लॉक है, एक एक मतलब तीन ब्लॉक स्किप करके वो कूदेगा। ठीक है। अब अब आपको इसका भी जवाब मिल जाना चाहिए कि ये जीरो क्यों होता है पहला इंडेक्स। अब सोचो पॉज करके, जीरो क्यों होता है, क्योंकि एरे ऑफ जीरो क्या है आपका, एरे ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ बैठा है, बेस एड्रेस पे। बेस एड्रेस में मतलब आप जीरो ऐड करोगे तो ही तो फर्स्ट एलिमेंट है, तो ही तो फर्स्ट एलिमेंट है। और ये जो बाहर का एस्ट्रिक ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, ये तो एस्ट्रिक डीरेफरेंसिंग की तरह बिहेव कर रहा है ना। पहले तो आप उस एड्रेस पे पहुंच गए, फिर उसको डीरेफरेंस कर लिया, डीरेफरेंस मतलब उसकी वैल्यू उठा ली, इसलिए तो ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कि भाई इसमें कितने सारे जवाब मिले हमें, कि एरे की जो डिजाइन है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पॉइंटर्स। क्यों, क्योंकि एरे का जो नाम होता है वो आपका बेस पॉइंटर होता है। बेस पॉइंटर मतलब पहले एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। अब जिस भी आपको एक तरीके से एलिमेंट पे जंप करना है उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो, कैसे, दैट पॉइंटर प्लस दैट इंडेक्स, तो वो डायरेक्टली उतने ब्लॉक जंप कर जाएगा और फिर उसको डीरेफरेंस कर लो। ये डेफिनेशन जो है आप जो एकदम यूजर फ्रेंडली है, एरे ऑफ इंडेक्स 3, ये बिहाइंड द कर्टेन ये हो रहा होता है, पॉइंटर डीरेफरेंसिंग हो रही होती है। ठीक है। अब यहीं पे ये जवाब छुपा हुआ है कि भाई जीरो से इंडेक्सिंग क्यों स्टार्ट होती है। जीरो से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि जब आपको बेस पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो पहला एलिमेंट मतलब वो तो बेस एड्रेस पे ही बैठा हुआ है, तो बेस एड्रेस में जीरो ऐड करोगे तो यहाँ ये वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अब इनके भी जवाब मिल गए। अगर आप थोड़ा सा सोचो, देखो सेम टाइप का होना क्यों जरूरी है। देखो अगर सेम टाइप का है तभी आप आंख बंद करके ब्लॉक्स जंप कर सकते हो। अब इमेजिन करो सेम टाइप का नहीं होता, ये कुछ आईएनटी होते, एक एक ये दो दो ब्लॉक के कुछ डबल हो गए होते, दो या कुछ सम एक्स वाई डेटा टाइप होते, तो अब क्या होता। अब पहली चीज तो ये मतलब डिजाइन करना ही बहुत टफ होता। दूसरी चीज, लेट्स अज्यूम कि हमारा बेस पॉइंटर हमारे पास है और हम कुछ ब्लॉक जंप करना चाहते हैं, तो कुछ ब्लॉक जंप कर दिया तो क्या गारंटी है कि हम स्टार्टिंग में ही जंप करेंगे, यहाँ कहीं बीच में लैंड कर जाएंगे तो पूरा पूरा का पूरा रीडिंग गलत हो जाएगी। तो इट और दूसरी चीज, दिस इज एब्सर्ड, ये दिस आल्सो डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि बेस एड्रेस आपका क्या है, बेस एड्रेस इज अ पॉइंटर। इसका टाइप क्या हो जाएगा, एरे का टाइप क्या हो जाएगा, एरे विल इज इक्वल टू आईएनटी एस्ट्रिक टाइप। अब आईएनटी एस्ट्रिक आप बोल रहे हो इसको स्टार्टिंग पॉइंट से, अब इस पे अगर आप इंडेक्स सर्टेन नंबर ऑफ इंडेक्स से जंप कराना चाहते हो और अगर ये सेम टाइप के आगे वैल्यूज एक के बाद एक की स्टोर नहीं है, तो जरूरी नहीं है ना कि ये मतलब आंख बंद करके आप नहीं कूद सकते कहीं पे। अगर आपने तीन ब्लॉक
जंप कराए, तो फिर ये क्या करेगा? ये तो अज्यूम करेगा कि भाई आईएनटी टाइप का है, तो एक ब्लॉक ये इतना साइज का जंप लेगा, इतना साइज का जंप लेगा, यहाँ भी इतना ही साइज का जंप ले लेगा, बल्कि अगला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ से रीड करना चालू कर देगा। ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा लॉजिक, समझ रहे हो? इसीलिए क्या है कि सिमिलर सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है, ताकि आप आंख बंद करके निश्चिंत होकर जंप कर पाओ, एकदम स्टार्टिंग ऑफ सम एलिमेंट ही जंप करोगे। तो सेम टाइप का भी जवाब मिल गया कि इसके बिना बात नहीं बनेगी। कॉन्टिग्विटी का भी यहाँ जवाब मिल गया। अगर कॉन्टिग्युअस नहीं होंगे, सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगला ब्लॉक यहाँ किसी रैंडम जगह से पड़ा हुआ है, अब उसने बोला यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 1 इंडेक्स है, यहाँ 2 इंडेक्स है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब इसने बोला कि भाई स्टार्टिंग एड्रेस ये है, अब मुझे थर्ड इंडेक्स पे लेके जाओ। 3 जंप मारेगा, 1, 2, 3। भाई यहाँ तो नो मैंस लैंड है, यहाँ तो कुछ स्टोर ही नहीं है, जंप तो यहाँ आना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में आपने गड्ढा डाल दिया। गड्ढा होना ही नहीं चाहिए, इसको यहाँ आके बैठना चाहिए था। समझ रहे हो? तो मतलब कॉन्टिग्विटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई। देखो, कॉन्टिगुअस है, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तभी ये डिजाइन वर्क करता है। और साथ ही साथ हमें इसका भी जवाब मिल गया कि जीरो से इंडेक्सिंग क्या क्यों स्टार्ट होती है। सारा जवाब सिर्फ इस इक्वेशन में छुपा हुआ है। तो जिसने भी डिजाइन किया, बड़ी समझदारी से डिजाइन किया कि भाई स्टार्टिंग एड्रेस को डाल देंगे उसके नाम पे, इंडेक्स की इंडेक्स की ऐसे हम गणित बनाएंगे, ऐसे हम मैथमेटिक्स बनाएंगे, और जहां पे भी जाना है स्टार्टिंग पॉइंटर में प्लस वो इंडेक्स कर दो, वहां पे डायरेक्ट जंप कर जाएगा, मतलब डायरेक्ट रैंडम एक्सेस ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। इसीलिए, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसीलिए कॉन्टिग्विटी भी जरूरी हो जाती है और सेम टाइप होना भी जरूरी हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये मॉडल वर्क नहीं करेगा। आई होप एरेज की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एरे ऐसा ही क्यों बनाया गया, और किसी तरीके से क्यों नहीं बनाया हुआ गया, क्योंकि यही एक चीज है जो वर्क कर सकती है जिस तरीके की हम हरकतें करते हैं इसमें, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू समथिंग या समथिंग समथिंग। ठीक है? तो ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एरे की कहानी क्लियर है कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। अब चलो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम एरे नहीं यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे वेक्टर। वेक्टर। और वेक्टर का सिंटैक्स क्या है? वेक्टर जिस टाइप के वेरिएबल लेगा आईएनटी, और इसका नाम सपोज करो वी रख दिया। एरे का सिंटैक्स क्या था, एक बार वो भी देख लो। एरे का सिंटैक्स था आईएनटी टाइप का एरे है, और उसमें जितने एलिमेंट है, सपोज 10, 12, 20 जितने हैं, ठीक है? तो हम वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, वेक्टर एकदम एरे जैसे ही इसकी कहानी है। ये भी कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे इसके ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। इसमें भी आप किसी रैंडम एक्सेस को वेक्टर ऑफ एक्स से एक्सेस कर सकते हो एरे की तरह। लेकिन इसको क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल है। पावरफुल मतलब इसमें हमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको वेक्टर का साइज निकालना है, तो वी डॉट साइज डायरेक्ट यूज कर लो, तो ये वेक्टर का साइज दे देगा। आप वेक्टर को रीसाइज भी कर सकते हो, एरे को रीसाइज नहीं कर सकते हो ये, अगर ये स्टैक पे एलोकेटेड है। एक और तरीका है कि ये आप इसको हीप पे एलोकेट कराओ, कुछ कुछ ऑप्शंस वहां अवेलेबल हैं, बट वो भी बड़े मतलब पेनफुल है। इसमें वी डॉट रीसाइज डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है? और भी बाकी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वेक्टर जो है हमें काफी और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज देता है जो हमें एरेज में नहीं मिलती। हालांकि इसकी काम करने का तरीका एरे जैसा है, लेकिन एरे से थोड़ा सा पावरफुल है। ठीक है? तो हम वेक्टर यूज करेंगे जब भी हम एरे के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, क्योंकि एरे वेक्टर सेम ही बिहेव करते हैं, सेम ही तरीके से के दिखते हैं। बस ये इसमें थोड़ा सा और लाइब्रेरी सपोर्ट है। लाइब्रेरी सपोर्ट कहाँ से आता है? एचटीएल से, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब क्या? इसमें कुछ कुछ फंक्शंस, हमें कुछ कुछ सहूलियतें पहले से ही कोड करके मिली होती है, उनको जस्ट कॉल कर लो और उससे हमें वो मतलब हेल्प मिल जाती है। तो ये सब चीजें जो वेक्टर में अवेलेबल होती हैं, इसकी वजह से हम वेक्टर प्रेफर करेंगे एरे की बजाय, जब हम एरेज के क्वेश्चन कर रहे होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात, जब हम एक और क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, जस्ट दैट यू नो। एरे कभी भी बाई वैल्यू पास नहीं होती हैं। एरे जो है कभी भी बाई वैल्यू पास नहीं होती है, लेकिन वेक्टर जो है वो बाई वैल्यू पास हो सकता है। वेक्टर बाई वैल्यू पास हो सकता है, एरे कभी बाई वैल्यू पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप एरे को किसी फंक्शन में पास, मतलब किसी फंक्शन में पास करना, जैसे आपने किसी फंक्शन को कॉल किया और उसमें एरे भेजा,
तो एक तरीके से आप क्या भेज रहे हो, एरे मतलब एड्रेस जा रहा है, एरे तो एड्रेस टाइप का है ना। तो जब आपने एड्रेस डायरेक्ट भेज दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पास बाय पॉइंटर वाला अप्रोच हुआ। वहां पे आप उसके अंदर दूसरे फंक्शन के अंदर अगर डायरेक्ट उस पॉइंटर पे कुछ कुछ कारिस्तानी करोगे, कुछ कुछ वैल्यू मैनिपुलेशन करोगे, तो वो ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए एरे हमेशा बाई पॉइंटर पास होती है। मतलब एरे में अगर आप किसी फंक्शन को पहुंचा रहे हो तो वहां पे एरे में कुछ भी चेंज करोगे तो ओरिजिनल लोकेशन पे भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज एरे के नाम से जब आप पास करते हो तो फिर वो एक तरीके से एड्रेस पास हो रहा है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कैन एरेज बी पास्ड एज बाय वैल्यू। तो आपको बोलना है नहीं, एरे का जो नाम होता है वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है, और जब आप एरे के नाम से अगर आप पास कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो एक तरीके से आप एड्रेस पास कर रहे हो, तो बाई वैल्यू पास नहीं होता। अगर आपको बाई वैल्यू पास करना है तो उसका एक अलग तरीका है एरेज में, कि आप उसकी एक कॉपी बनाओ फिर वो कॉपी को भेजो, वो वाली कहानी अगेन। लेकिन वो कॉपी भी एक तरीके से एड्रेस ही पास कर रही है, लेकिन ये है कि आपने ओरिजिनल एरे को पहले ही कहीं सेव करा के रख लिया, ये बात है। तो एरे इज ऑलवेज पास बाय पॉइंटर एक तरीके से। लेकिन वेक्टर्स में इट इज प्रिटी फ्लेक्सिबल। वेक्टर में बाई हम वेक्टर का मतलब थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है इसमें। ये थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, कुछ बिहाइंड द सीन और ज्यादा मैनिपुलेशन होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में, कि आप वेक्टर को बाई वैल्यू पास कर सकते हैं। कि मतलब उसकी एक, जब आप पास करते हैं तो कॉल्ड फंक्शन में एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा वेक्टर में एक्स्ट्रा हमको मिलता है, ताकि ओरिजिनल कॉपी इफेक्ट ना हो। तो आई होप आपको ये चीज फंडे क्लियर हो। जब हम कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको ये फंडे क्लियर हैं, इतना जानना इनफ है। और इंटरव्यू के लिए, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एरे की इतनी नॉलेज अगर है, आप ये पॉइंटर वॉइंटर से कैसे हो रहा है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यूअर ने कभी पूछ लिया क्वेश्चन में कि एरे में जीरो से इंडेक्स क्यों शुरू होता है और एरे का नाम क्या डिपिक्ट करता है, एरे में अगर हम ये लिखते हैं तो फिर वो कैसे बिहाइंड द सीन कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये सब चीजें इनफ है, इतना जानना इनफ है। और आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। और कोई डाउट हो तो प्लीज लीव कमेंट और मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। एंड अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे लीड कोड से, और जिस सीक्वेंस में मैं करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में करिएगा, एंड इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।